प्रश्न देखो, दिल तोड़ने वाला प्रश्न है। प्रश्न देखो, दिल इस प्रकार टूटता है कि दिल इस प्रकार टूटता है कि उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। दिल के कितने टुकड़े हो गए कि 4 टुकड़े हो जाते हैं। ये है आज का दिल तोड़ने वाला प्रश्न। दिल तोड़ने वाला प्रश्न। आइए देखते हैं कि टूटे दिल का आंसर कैसे निकालेंगे, कि टूटे दिल का आंसर किस प्रकार निकालेंगे। देखिए, नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे, अपना 100% दे रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अपन कल पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। अपन ने कल स्टार्ट किया था। इसके अंदर अपन ने 3 तरीकों से देखा कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यानी कि अपन ने बेसिक चीजें सीखी कि अनुपातों को कैसे सरल बना सकते हैं, कैसे उनको 2 अनुपातों को मिला के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, और बराबर से अनुपातों को कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीजें अपन ने सीखी। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं को फ्लो में लाते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपन कल की चर्चा एक बार फिर से करते हैं। देखिए, कल अपन ने सीखा टाइप फर्स्ट अपन ने क्या देखा कि सरल अनुपात ज्ञात करना। क्या सीखा कि सरल अनुपात ज्ञात करना, किसी भी अनुपात को सरल अनुपात के अंदर पहुंचाना। दूसरी चीज अपन ने सीखी 2 अनुपातों को मिलाना, 2 अनुपातों को मिलाना। और तीसरी चीज अपन ने सीखी थी वो थी बराबर से अनुपात ज्ञात करना। क्या सीखा? बराबर से अनुपात ज्ञात करना। तो इन 3 टाइप के प्रश्न के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। आइए देखते हैं बारी बारी से कि ये अनुपातों को सरल कैसे बनाते हैं, 2 अनुपातों को कैसे मिलाया जाता है, बराबर से अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सरल अनुपात, जैसे कि मैं लिखता हूं कि 40:35 को आपको सरल अनुपात बनाना है। 40:35 को आपको सरल अनुपात बनाना है। अगर आपको एचसीएफ निकालना आता है तो सबसे अच्छी बात है कि इनको आप एचसीएफ से भाग दे दो। जो परिणाम मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सरल अनुपात हो जाएगा। तो या फिर आप क्या करो, इनको टुकड़ों में सॉल्व कर दो कि एक कोई कॉमन संख्या उठाओ और उन कॉमन संख्या से दोनों संख्याओं में भाग दे दो। फिर आगे जब तक भाग चला जाता है कॉमन संख्या से इन दोनों संख्याओं के अंदर, तब तक आपको उनको सॉल्व करते रहना है। तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ मैंने निकाला, तो इनका एचसीएफ निकला कितना? इनका एचसीएफ निकला 5। इन 40 और 35 का एचसीएफ क्या निकला? 5। तो मैं जो एचसीएफ निकला उससे इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो 40 के अंदर मैंने 5 का भाग देना है और 35 के अंदर भी 5 का भाग देना है। तो इस हिसाब से क्या प्राप्त हुआ? 8:7। और ये 8:7 क्या है? इन दोनों अनुपातों को सरल बनाया तो क्या अनुपात मिला? 8:7 मिलता है। तो ये तो हो गया एचसीएफ से ज्ञात करना। अब मैं कहता हूं कि आप बताओ 32:8 का आपको सरल अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को इनका एचसीएफ निकालना नहीं आता, एचसीएफ मेरे को नहीं पता, जो संख्या है इनका एचसीएफ मेरे को नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, एक कोई छोटी कॉमन संख्या उठाऊंगा जिससे इन दोनों के अंदर पूरा भाग चला जाए। तो मैंने सबसे पहले 2 से भाग दिया दोनों को। किससे भाग दिया? 2 से भाग दिया। तो ये आया 16 और ये आया 4। अब मैं क्या करता हूँ, 4 और 16 मिला। तो अब मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना 4 से दोनों के अंदर भाग दे दूं। तो फिर मैंने इनके अंदर 4 से भाग दिया। 4 × 4 और ये क्या आया? 4:1। ये क्या है आपका? इन 32:8 का सरल अनुपात निकला। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अपन ने कल देखे थे। अब आगे प्रश्न देखिए, अगला टाइप सेकंड के अंदर अपन प्रश्न देखते हैं कि 2 अनुपातों को मिलाना। 2 अनुपातों को किस प्रकार मिलाते हैं, आइए देखते हैं। 2 अनुपातों को किस प्रकार मिलाएंगे वो देखिए। 2 अनुपातों को कैसे मिलाते हैं? देखो, मैं कहता हूं कि A:B आपको दे रखा है 2/3:4/3। A:B आपको ये दे रखा है और आगे आपको दे दे कि B:C 4/2/4/3 अनुपात ले लीजिए, 5/2, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो अब आपसे पूछे कि 2 अनुपात आपके सामने दिए गए हैं, आपको मिलाकर एक अनुपात निकालना है। कौन सा निकालना है? A:B:C ज्ञात करो। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न निकलेगा, यदि A:B 2/3:4/3 हो तथा B:C 4/3:5/2 हो, तो बताओ A:B:C बराबर क्या होगा? ये प्रश्न आपका ऐसे बनेगा। तो मेरे को इनको
एबीसी निकालने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सरल बनाना पड़ेगा। किनको, 2/3 और 4/3 को। तो मैं इनको सरल बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a अनुपात b बराबर क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 अनुपात 12। कितना मिला, 6 अनुपात 12। अब इन दोनों को मैं और सॉल्व करता हूं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b अनुपात c बराबर क्या मिलेगा, तो b अनुपात c मेरे को मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 अनुपात 15। ये a अनुपात b मेरे पास सामने आ गया 6 अनुपात 12, b अनुपात c मेरे सामने आ गया 8 अनुपात 15। अब मेरे को निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो मैं इन्हें किस प्रकार निकालूंगा, ये सॉल्व करने के अपन ने कल 2 तरीके सीखे थे। कौन कौन से तरीके सीखे थे, मैं आपके सामने एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि a अनुपात b अपन को कितना दे रखा है, 6 अनुपात 12, 6 अनुपात 12। या फिर मैं इनको और सरल बना सकता हूं क्या, पहले टाइप से क्या मैं इनको और सरल बना सकता हूं क्या, जी बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, या तो मैं इन संख्या के अंदर एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा, या फिर छोटी छोटी संख्या उठाते हुए कॉमन संख्या से इन दोनों के अंदर भाग दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इनका एचसीएफ निकाल देता हूं। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना निकला, इन दोनों का एचसीएफ निकलता है 6। तो मैंने 6 के अंदर 6 का भाग दिया तो एक बार, 12 के अंदर 6 से भाग दिया तो 2 बार। तो a अनुपात b बराबर क्या निकला, 1 अनुपात 2। तो मैं यहाँ पे 6 अनुपात 12 लिखने की बजाय लिख देता हूँ 1 अनुपात 2। a अनुपात b बराबर क्या निकला, a अनुपात 2। b अनुपात c बराबर क्या है, तो b अनुपात c बराबर है 8 अनुपात 15। कितना है, 8 अनुपात 15। तो पहला तरीका अपना क्या था कि जिसका एक कॉमन आए परिणाम, माफ कीजिए, कॉमन परिणाम आए तो उसका क्या करना है, ऊपर नीचे उसका गुणा करना है। कि नीचे वाली संख्या का ऊपर के साथ में गुणा, ऊपर वाली संख्या का नीचे के साथ में गुणा करना है। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ये कॉमन संख्या है तो नीचे वाले का इसके साथ में गुणा और इसका इसके साथ में गुणा करके अपन इस प्रकार से, जो पहला तरीका सीखा था कि इस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपन ने क्या सीखा कि जो ये 2 है इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे जो 8 है यहाँ पे खाली है तो इसको आगे बढ़ा के 8 लिख दो। ऑल ओवर मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इनको ऊपर नीचे गुणा करता हूं तो 8 का इसके साथ में गुणा हो रहा है तो ये वाली संख्या यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा होगा। और वैसे ही उसी प्रकार कि 2 का 15 के साथ में गुणा करता हूं, यदि मैं 2 यहाँ पे लेके इनका गुणा करूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, जी बिल्कुल नहीं। मैं चीजें सेम ही कर रहा हूं, बस थोड़ा सा लिखने के अंदर फर्क आ रहा है। चीजें दोनों के अंदर सेम है लेकिन लिखने में थोड़ा सा फर्क है। तो इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या निकलेगा, 8 अनुपात 16 अनुपात 30। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या निकला, 8 अनुपात 16 अनुपात 30। आपका क्या है, इस प्रश्न का जवाब है। आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात बराबर a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो क्या हुआ, 8 अनुपात 16 अनुपात 30। मैं इनको आगे और सॉल्व कर सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल मैं इनको और सरल बना सकता हूँ। तो सरल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ ना निकालू तो कोई भी एक छोटी कॉमन संख्या से तीनों के अंदर भाग दे दूं। तो इनका एचसीएफ को चाहे छोटी कॉमन संख्या को दोनों की एक ही समान है तो इनका एचसीएफ भी कितना होगा, एचसीएफ इनका होगा 2। कितना निकला, 2। अब 2 का इनके अंदर भाग दिया तो 4 8 और कितना निकला 15। ये इनका क्या है, सरलतम रूप है 4 अनुपात 8 अनुपात 15 किसका, a अनुपात b अनुपात c का। ठीक है, एक और उदाहरण से समझते हैं कि इनको और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए एक और उदाहरण समझिए। आपको प्रश्न कहते हैं कि a अनुपात b बराबर आपको दे रखा हो, a अनुपात b बराबर 1/2, b अनुपात c बराबर आपको दे रखा हो 2/3। माफ कीजिए गलत लिख दिया मैं, एक और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 2/3, b अनुपात c बराबर 2/3 अनुपात 3/4, a अनुपात c बराबर लिख दीजिए 3/4 अनुपात 5/6। अब आपको ये 3 शर्तें दे दी। अब आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। यहाँ पे आपको लिखना था c अनुपात d, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार को प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, कल अपन ने सीखा था कि जब आपको इस प्रकार के प्रश्न बने तो शुरुआत के अंदर शुरुआती 3 का अनुपात ज्ञात कर लो।
फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस चौथे नंबर का भी अपन अनुपात याद कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। अपन दूसरा तरीका दूसरे तरीके से चारों को एक साथ में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो अपन ने अभी सीखा, जो दूसरा वाला तरीका था उससे अपन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको सरलतम रूप बनाना पड़ेगा। तो इनका सरलतम रूप क्या होगा कि जब इनका आपस में क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a अनुपात b बराबर कितना मिलेगा, 3:4। कितना मिलेगा, 3:4। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 8:9। इनका आपस में गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 18:20। 18:20। अब इनमें से जो भी सरल बन सकता है उसको सबसे पहले सरल अनुपात बना लो। तो इनके अंदर सरल कौन बन सकता है, इनको मैं बना सकता हूं 9:10। एकमात्र यही बनना है, बाकी कोई भी अनुपात सरल और नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे सामने a अनुपात d पड़ा है 3:4, b अनुपात c पड़ा है 8:9, c अनुपात d पड़ा है 9:10। तो मेरे को क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करना है। तो मैं इनको किस प्रकार ज्ञात करूंगा, तो लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c। पहले मैं 3 का अनुपात निकाल देता हूं, फिर मैं आगे 3 से 4 का निकाल दूंगा। यदि मैं इनका 3 का ना निकाल के डायरेक्ट 4 का निकालूं तो किस प्रकार निकालूंगा, आइए समझते हैं। a अनुपात b कितना दे रखा है, 3:4। b अनुपात c कितना दे रखा है, 8:9। कितना दे रखा है, 8:9। और c अनुपात d कितना दे रखा है, 9:10। कितना दे रखा है, 9:10। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे है, यहाँ पे खाली है, इसके जस्ट पास वाली संख्या को आगे बढ़ा दो। यहाँ पे खाली है, इसके जस्ट पास वाली संख्या को आगे बढ़ा लो। इसके पास खाली है, इस वाली को आगे बढ़ा लो। और वैसे ही यहाँ पे अगर 2 खाली है तो यहाँ वाली जो अंतिम संख्या है इसको आगे बढ़ा लो और आपस में गुणा कर देना। जो परिणाम प्राप्त होगा वो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d होगा। तो इनको मैं आगे बढ़ा लेता हूं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4 को आगे बढ़ा दिया, यहाँ मैंने जो खाली स्पेस था उसको पूरा भर दिया। यहाँ पे खाली कौन है, यहाँ पे 8 खाली है, यहाँ पे भी खाली है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9:9 हो गया। फिर यहाँ पे भी खाली निकला तो इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ 9। कि जो यहाँ पे खाली है उसको जस्ट पास वाली संख्या से इनको फिल कर दो। अगर यहाँ पे खाली है तो इस संख्या को आगे बढ़ा लो, यहाँ पे खाली है तो इसके पास वाली बढ़ा लो, यहाँ पे खाली है तो इससे आगे बढ़ा के इनको सॉल्व किया जा सकता है। अब कोई कॉमन संख्या से इनके अंदर आप भाग दे सकते हो, क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। तो मेरे को कॉमन संख्या कौन सी नजर आ रही है, सबके अंदर मेरे को कॉमन संख्या नजर आ रही है 9। कहां से, 9 से 9 कैंसिल, 9 से कैंसिल, 9 से कैंसिल। और कोई संख्या है जिससे कैंसिल हो सकता है क्या, जी बिल्कुल हो सकता है, 4 से कर सकते तो यहाँ पे 2 बार। और कोई कैंसिल हो सकता है क्या, 2 से, जी नहीं। अब और इनको सरल नहीं बनाया जा सकता। तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 अनुपात 8:9:10। ये आपका क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है। क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है। कितना, 6:8:9:10। क्या इनको मैं और सरल लिख सकता हूं क्या, जी नहीं। क्या मैं 2 से सबके अंदर भाग दे सकता हूं, सबके अंदर दे सकता, लेकिन 9 के अंदर नहीं दे सकता। सबके अंदर दे सकता हूं लेकिन 9 के अंदर नहीं दे सकता। 3 का 5, 4 का 5 का, इस प्रकार मैंने सभी चेक किया। तो इसका मतलब ये है कि ये अंतिम रूप से आपका सरल क्या हुआ, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है। इनको डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं 3 का निकालू फिर मैं 4 का निकालू तो वैसे भी किया जा सकता है। देखिए फिर अपन ने क्या सीखा कि बराबर से अनुपात ज्ञात करना, कि बराबर से अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखें। इस प्रकार के प्रश्न अपन ने कल देखे थे। अभी मैं आपको बस वो रिवाइज करने के लिए बता रहा हूं। आप बराबर से अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए कि P बराबर 3/4y, 3/4y। आपको बताना है P अनुपात y बराबर क्या होगा, P अनुपात y बराबर क्या होगा। तो P बराबर 3/4y है, तो आपको बताना है कि P अनुपात 4 बराबर कितना होगा। तो ये प्रश्न आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि P बराबर 3/4y। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो y है इसका मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, इसका इधर मैं इसको पक्षांतरण कर देता हूं। अगर y यहाँ पे गुणे में इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, इस साइड में आएगा, ये किसमें हो जाएगा, ये गुण भाग में हो जाएगा। तो फिर क्या बचा शेष, 3/4। अगर P बटा y लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं
कि अगर कोई भी संख्या भिन्न के अंदर लिखी जाती है तो उसको मैं अनुपात के अंदर लिख सकता हूं। तो p अनुपात भाई बराबर कितना होगा 3:4। ये क्या हुआ, ये बराबर से अनुपातों को ज्ञात करना, बराबर से अनुपातों को ज्ञात करना। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा, बराबर से अनुपात ज्ञात करने के अंदर। अगला प्रश्न लिखते हैं कि 1 क्यूब बराबर 2r बराबर QR बराबर 3s। तो आपको बताना है Q अनुपात R अनुपात S बराबर क्या होगा, कि Q अनुपात R बराबर S बराबर क्या होगा। तो कल अपन ने एक तरीका सीखा था कि इनके समान कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू रख दो, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे भी कर सकते हैं। मैं एक तरीका और बताता हूं, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका समझाता हूं कि इन जो भी संख्या दे रखी है इनको इसके व्युत्क्रम में रख दो। किस क्रम में, व्युत्क्रम में रख दो। अगर क्यूब बराबर दे रखा है, अगर क्यूब बराबर a क्यूब बराबर 2r बराबर 3s दे रखा है, तो इन संख्या का आपस में व्युत्क्रम रख के इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि इनका एक क्यूब का व्युत्क्रम क्या होगा, कि क्यूब बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब बराबर लिख सकता हूं 1/1। क्या लिख सकता हूं, 1/1। और r बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/2। क्या लिख सकता हूं, 1/2। s बराबर क्या लिख सकता हूं, s बराबर लिख सकता हूं 1/3। तो इन संख्याओं को मैंने क्या किया, इनका व्युत्क्रम लिख दिया। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो इनका आपको करना है 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। अब इनका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो इनका एलसीएम कितना आया 6। तो अब आगे क्या सॉल्व होगा कि 6:3:2। क्या निकला, 6:3:2। और ये 6 आपका खत्म हो जाएगा तो आपका अनुपात क्या निकलेगा, 6:3:2। ये क्या है, Q अनुपात R अनुपात S का ये आपका रेशियो निकला। ये एक और तरीका होता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, क्योंकि अपन यहाँ पे बराबर के अंदर कांस्टेंट वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये अलग तरीके से आप जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला टाइप अपन जैसे पढ़ते हैं, अगला टाइप का नाम लिखना। अगला टाइप नहीं, एक्चुअल में जो ये समानुपात है ना, इसी को मैंने एक टाइप बना के आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो अगला टाइप लिखती है टाइप चौथा क्या लिखना, इस समानुपात। क्या लिखोगे, समानुपात। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि समानुपात का मतलब अपन ने कल क्या सीखा था। समानुपात का अर्थ अपन ने कल क्या सीखा था, टाइप 4 करके लिखना, समानुपात। समानुपात का शाब्दिक अर्थ अपन ने क्या देखा था कि समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से, एक आपका है सम और दूसरा कौन सा, धन अनुपात। तो इस सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब हो गया सम्मान। क्या हो गया, सम्मान। और अनुपात का मतलब जो अपन अभी तक सीखते आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि दो अनुपातों का बराबरी। दो अनुपातों को बराबरी कैसे, जैसे कि मैं लिखता हूं a अनुपात b बराबर c अनुपात d। ये दोनों आपस में क्या है, इन दोनों की वैल्यू इन दोनों के बराबर है, इन दोनों की वैल्यू इन दोनों के बराबर है, तभी तो अपन इन दोनों के बीच में क्या लिखा, अर्थ लिखा। अब इसी चीज को अगर मेरे को समानुपात के अंदर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ऑल ओवर दोनों का मतलब एक ही है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। कि अगर इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अगर 8 है तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 8 ही होगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। तभी इनको आपस में अपन कैसे रख रहे हैं, बराबर के अंदर रख रहे हैं। और इस चीज को अब मैं लिख सकता हूं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ये होता है समानुपात। देखिए इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न लिखना, प्रश्न लिखिए कि समानुपात के किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। आप लिखिए
कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर क्या होगा। कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5.8 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, कि x की वैल्यू क्या होगी। तो कल की क्लास में आपको बताया था कि समानुपात ज्ञात कैसे करते हैं, कि समानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपन ने सीखा था कि बाह्य पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा बराबर करते हैं मध्य पदों का गुणा। क्या करके लिखते हैं कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। और बाह्य पद कौन से, ये दोनों बाह्य पद, और मध्य पद कौन से, ये दोनों मध्य पद। मतलब इन दोनों का गुणा आपस में करके इन दोनों के गुणा के बराबर रख दो तो समानुपात यानी कि x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है। बाह्य पद जो बार बार वाले पद है इनका आपस में गुणा करना है, मध्य पद जो मध्य में है उनका आपस में गुणा करके इन दोनों का आपस में बराबर रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तरीका कहां से निकल कर आया कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, ये किस प्रकार बना। तो सबसे पहले आप बताओ कि 0 क्या लिखा हुआ, 75 अनुपात x लिखा हुआ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ या नहीं। लिख सकता हूं। बराबर में क्या दे रखा है, बराबर कहो चाहे समानुपात कहो, तो बराबर में कितना दे रखा है 5 अनुपात 8। तो क्या मैं इसको 5/8 लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को 5/8 लिख सकता हूं, क्या भिन्न के अंदर इस अनुपात को लिख सकता हूं, क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपको क्या करना है, बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x का 5 के साथ में गुणा, इसका 8 के साथ में गुणा, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, बाह्य मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा तो इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा तो इन दोनों का आपस में गुणा। तो ये ऑल ओवर फॉर्मूला निकल कर कहां से आया, ये इसी से निकल कर आया कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। कहां से निकल कर आया, इस तरीके से निकल कर आया, क्योंकि अपन भिन्न को अनुपात के अंदर लिख सकते हैं, भिन्न को अनुपात के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा किया तो 0.5 गुणा 8 बराबर x गुणा 5। अब 5 को इधर लेके आ जाओ, बट्टे में आ गया, 2 हटाए बट्टे में 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, 6/5। क्या निकल कर आया 6/5। मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 5 सही 1/5। क्या लिख सकता हूं 1 सही 1/5, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मिलकर मेरे को मिली 1 सही 1/5। कितनी मिली 1 सही 1/5। ये क्या है, x की वैल्यू है। क्या है x की वैल्यू, प्रश्न क्या था कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x बराबर क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो x का मान किस प्रकार निकालेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न क्या लिखेंगे, अगला प्रश्न लिखना, आपको कोई संख्या दे रखी है 12 और 8। क्या दे रखा है 12 और 8। आपको प्रश्न पूछ ले, क्या प्रश्न पूछ सकता है, आपको बताना है 12 और 8 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। ये चीज समझाने से पहले मैं 2 चीजें आपको और बताना चाहता हूं। 2 चीजें क्या बताना चाहता हूं, एक चीज लिखना पहले कि जब राशियां 4 हो, और एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब राशियां 3 हो, जब राशियां 3 हो, मतलब कि अगर आपको दे दे 4, कैसे, तो 4 आप यूं समझना कि आपको दे दे A, B, C और D, ये आपको क्या दे दी 4 राशियां दे दी। अब आपको इनको समानुपात के फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये कितनी राशियां, 1 2 3 4, कितनी राशियां हुई, 4 राशियां हो गई। तो मैं इनको इस कैसे लिख सकता हूं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब आपको कह रहा है कि जब राशियां 3 हो तो 3 कैसे, या फिर दे रखा है A, B और C।
क्या दे रखा है, ए बी और सी दे रखा है। अब आपको इनको समानुपात में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैं इनको लिखूंगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। क्या लिखूंगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। जो बीच वाली संख्या है इसको मैंने 2 बार लिखा। ये तो हो गया आपका प्रथम अनुपाती, ये द्वितीय अनुपाती, ये तीसरा अनुपाती और ये चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती ये हो जाता है। या फिर इनको क्या कह सकते हैं, इनको मैं कह सकता हूं मध्य अनुपाती। इसको क्या कह सकता हूं, बी को मैं मध्य अनुपाती कह सकता हूं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 और 8 का आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। तो 12 8 दो राशि अपन को दे दी, तीसरे की पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राशि अपने सामने कितनी है, 3 राशियां है। प्रश्न क्या है जरा गौर करना, 12 और 8 का आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। 2 राशि अपन को दे रखी है 12 और 8, तीसरी राशि अपन से पूछ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि प्रश्न अपन को इस प्रकार का पूछ रहा है कि जब राशि कितनी हो, जब राशि 3 हो। तो राशियां कितनी दे रखी है, 12 और 8 दे रखी है। एक राशि मैं मान सकता हूं कोई भी, तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं वो राशि मान लेता हूं x। अब राशि कितनी हो गई, 3। राशि कितनी हो गई, 3। तरीका कौन सा, जब राशि 3 हो तो इनको समानुपात में मैं कैसे लिखूंगा कि मैं समानुपात में लिख सकता हूं 12 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x। क्या लिख सकता हूं कि 3 राशियां हो तो बीच वाली राशि को अपन को 2 बार करके लिखना है। क्या करना है कि जब राशियां 3 हो तो बीच वाली राशि को अपन को 2 बार लिखना है। जैसे कि अपन इधर लिखा कि ए बी सी दे रखा है, आपको समानुपात के अंदर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। क्या किया मैंने, ये जो राशि इसको मैंने 2 बार लिखा, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने इसको लिखा 12 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x। अब वही तरीका कि जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। कैसे ज्ञात करते हैं कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा कितना, तो बाह्य पदों का गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 12 गुणा x, 12 गुणा x बराबर में क्या, 8 गुणा 8। अब यहाँ पे 12 गुणा में इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा, इधर आएगा तो चला जाएगा भाग में। किसमें चला गया, भाग में, और यहाँ से 12 कैंसिल। तो x बराबर कितना निकलेगा, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, तो 16/3 कितना मिला, 16/3। और 16/3 क्या है, ये x की वैल्यू है। x अपन ने किसको माना, x अपन ने माना इस तृतीय अनुपाती को। तो तृतीय अनुपाती कितना निकला, 16/3। इसको मैं आगे और सॉल्व करता हूं तो कितना मिलता है, 5 से 1/3। कितना निकलता है, 5 से 1/3। और 5 से 1/3 आपका क्या है, ये आपका तृतीय अनुपाती है। 5 से 1/3 क्या निकला, इस प्रश्न का जवाब जो प्रश्न पूछ रहा है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है। अगर आपको इसी प्रश्न के अंदर पूछ ले कि मध्य अनुपाती क्या होगा, अगला प्रश्न करके लिखो। अगला प्रश्न लिखना, आज का सबसे सुंदर प्रश्न मैं आपके सामने लेके आऊंगा क्लास के लास्ट में। सबसे सुंदर प्रश्न होगा जो आपके दिलों की धड़कनों को बढ़ा देगा। दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला प्रश्न मैं लेके आया हूं आज, वो आप देखना क्लास की लास्ट में। सबसे लास्ट प्रश्न अपना वही है, तो उस प्रश्न को जरूर देखना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि 8/24 का मध्य अनुपाती क्या है। मध्य अनुपाती क्या है, अपने समानुपात के अंदर अपने 2 चीजें सीखी। क्या कि जब राशि कितनी हो, 4 हो, और दूसरी चीज सीखी अपने कि जब राशि कितनी हो, 3 हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8 और 24 का आपको मध्य अनुपाती बताना है। क्या बताना है कि मध्य अनुपाती क्या है। तो मैं मध्य अनुपाती क्या मान लेता हूं, मैं मध्य अनुपाती मान लेता हूं x। तो मध्य अनुपाती मैंने x मान लिया। तो अब टोटल राशियां कितनी हो गई, तो 2 तो अपन को दे रखा है और तीसरी राशि अपन से पूछ रहा है, यानी कि जब राशि कितनी हो, 3 हो, तो उनको किस प्रकार लिखेंगे। अभी इससे पहले अपन ने सीखा, आइए दोहराते हैं कि 8 पहले 8 फिर x फिर 24, राशि कितनी 3। अब इनको किस प्रकार समानुपात के फॉर्मेट में जमाते हैं, तो देखिए 8/x समानुपात x अनुपात 24। तो इसी से एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि अगर आपसे पूछे कि मध्य अनुपात बराबर क्या होगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मध्य अनुपात बराबर क्या होगा, मैं ज्यादा जो फॉर्मूले पे नहीं देता,
तो अपन सीधा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो देखिए कि फॉर्मूला क्या है, अभी आपको मैं बताता हूं कि फॉर्मूला कहां से निकल कर आया। अपन क्या सीख रहे हैं, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो इनका क्या करना है, x गुणा x बराबर 8 गुणा 24। कि अगर आपको प्रश्न के अंदर कभी भी पूछ ले कि मध्य अनुपाती बराबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है उसको आपको इसके अंदर रख देना है। कि जो भी वैल्यू दी गई है, x y कुछ भी दे रखा है, उसको आपको वर्गमूल के अंदर गुणा में रख देना है। कैसे निकल कर आया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणा 24, और यहां से ये हटेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहां से ये हटेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणा करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व किया तो कितना आया, वर्गमूल 192, कितना, वर्गमूल 192। ये आपका क्या है, ये इसका मध्य अनुपाती है। क्या है, इसका मध्य अनुपाती है। अब इसको आगे आप और सॉल्व कर सकते हैं, इसका और सरल बना सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर अपन को क्या सीखना है, ऑल ओवर अपन को सीखना है कि प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मध्य अनुपाती क्या है, तो आपको बस बीच वाली मध्य संख्या को x मान लेना है, और जो संख्या दी गई है उसको रख दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा मैंने, अगला प्रश्न लिखिए, जब राशियां 3 हो तो उनको कैसे लिखेंगे। अब समझते हैं कि जब राशियां 4 हो तो उनको कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। आपको प्रश्न दे रखा है कि 6, 9 और 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि 6, 9 और 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। यानी कि मतलब 3 राशि अपन को दे रखी है, चौथी राशि अपन से पूछ रहा है, तो लिखेंगे कैसे कि जब राशियां 4 हो, तो 4 राशि थी तो अपन कैसे लिख रहे थे कि 6:9 समानुपात 18 अनुपात। अब चौथी राशि अपन को ज्ञात करनी है, तो मैं वो संख्या मान लेता हूं x। और वही चीज कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। क्या, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। सॉल्व करने का तरीका एक ही, बाह्य पदों का गुणा कितना, 6 गुणा x बराबर में कितना, 9 गुणा 18, कितना, 9 गुणा 18। अब यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में। अब 6 का 18 के अंदर भाग देगा 3 बार, और 3 का 9 के साथ में गुणा किया तो अपन को मिला 27, और ये 27 आपका क्या है, ये 27 आपका चतुर्था अनुपाती है इस प्रश्न का। कि 3 राशियां ये, चौथी राशि 27, 3 राशियां ये, चौथी राशि 27। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं। ये था समानुपाती। कि समानुपाती दो अनुपातों का बराबरी क्या होता है, समानुपात होता है। दो राशियों का अनुपाती बराबर कैसे, जो अपन ने चीज सीखी कि अगर मैं इसको a अनुपात b बराबर में b अनुपात c लिखता हूं, तो ये जो बराबर की संख्या आ रही है दोनों आपस में, ये आपका क्या हो जाता है, समानुपात हो जाता है। ठीक है, अगला टाइप समझते हैं कि अगला टाइप क्या बनेगा। अगला टाइप आप यूं लिखिए कि भाषा आधारित प्रश्न। अनुपात के अंदर भाषा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो आपका बेसिक था कि अनुपात को कैसे सरल बनाते हैं, दो अनुपातों को कैसे मिलाते हैं, और बराबर से अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। और आपसे पूछ सकता है कि समानुपात को कभी आपसे पूछ ले कि तृतीय अनुपाती कौन सा होगा, चतुर्था अनुपाती कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो आपको सिंपली x की वैल्यू रख के बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब भाषा आधारित प्रश्न पर आप पहला प्रश्न लिखना कि रुपीज कुछ पैसे आपको दे रखे हैं और उन पैसों को आपको 2 पार्टियों में बांटने हैं। 2 पार्टियों में एक अनुपात आपको दे रखा होगा, उस अनुपात में आपको 2 पार्टियों में कुछ पैसे हैं वो आपको बांटने हैं। अब मैं मान लेता हूं कि पैसे आपने माने 680 रुपए, 680 रुपए ए व बी को आपको बांटने हैं, किसमें, 2:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। कि 680 रुपए को ए तथा बी के अंदर 2:3 के अनुपात में विभाजित करने हैं कि ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे, कि ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने रुपए मिलेंगे।
सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूं तो a अनुपात b बराबर a अनुपात b मतलब 2:3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ पैसे है आपके पास, मान लो कि आपके पास 5 रुपए है, कितने, मान लो कि अगर आपके पास 5 रुपए है तो a को कितने मिलेंगे और b को कितने मिलेंगे। तो अनुपात कितना दे रखा है 2:3, यानी कि a को मिलेंगे 2 और b को कितने मिलेंगे 3। इन दोनों को मिलाकर कितने हैं पैसे, 5 रुपए है। कि 5 रुपए को मेरे को इस प्रकार बांटना है कि इनको 2:3 के अंदर मिले। यदि मान लो कि यहाँ पे 10 रुपए है तो हम इनको 2:3 के अनुपात कैसे बांटेंगे कि यदि इसको मिले 4 रुपए और इसको मिले 6 रुपए तो ये 2:3 के अंदर अपन ने बांट लिया। किस प्रकार बांटते हैं कि जो संख्या दी गई, जो वैल्यू आपको दी गई है उसका गुणा करना है आपको a प्लस बी। ये मनी मान लेता हूं कि ये पैसे आपके कितने 680 रुपए। ए अनुपात ए कितना, ए है आपका 2, ए प्लस बी कितना, इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आता है 5। इससे क्या होगा आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए को कितने रुपए मिलेंगे। क्या कि अगर 680 रुपए है 2:3 के अंदर बांटना है तो अगर टोटल बात करूं तो टोटल रुपए कितने अनुपात के अंदर 5 हो गए। कि अगर अनुपात के अंदर बात करूं कि दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं, दोनों को 5 रुपए मिल रहे हैं और प्रश्न के अंदर टोटल कितना दे रखा है 680 दे रखे हैं। तो 5 अनुपात बराबर अपन को दे रखा है कि 5 अनुपात बराबर अपन को दे रखा है 680। अब आपको दोनों का अलग अलग निकालना है तो दोनों का अलग अलग आप निकाल सकते हैं कि 2 अनुपात बराबर क्या होगा, 3 अनुपात बराबर क्या होगा। तो 5 अनुपात बराबर 680 है तो 1 अनुपात बराबर मैं ज्ञात करूंगा तो इसका 5 के अंदर भाग दे दूंगा। अब आपको पूछ रहा है कि 2 अनुपात बराबर क्या होगा, तो इसका 2 के साथ में गुणा कर दूंगा एक बार और एक बार 3 के साथ गुणा कर दूंगा तो 2 और 3 का 2 अनुपात और 3 अनुपात के ए और बी के रुपए आ जाएंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार सॉल्व करना है मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। कि रुपए कितने हैं 680 रुपए है। ए और बी के अंदर किस अनुपात में बांटना है कि 2:3 अनुपात में बांटना है। तो जब आपके पास 5 अनुपात की वैल्यू आपको मिल गई 680 रुपए, 2:3 इन दोनों का जोड़ा तो रुपए कितने हुए 5। ये अपन ने जोड़ा कि 5 है तो प्रश्न के अंदर टोटल रुपए कितने हैं 680 और ये अनुपात के अंदर कितने टोटल है 5 अनुपात। कि जब 5 अनुपात बराबर आपको दे रखा है 680 तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा 680/5। इनको सॉल्व किया तो कितना आया 5 × 5 1 18, 5 × 3 15, 3 30 और 136। 136 क्या है कि अगर 5 अनुपात बराबर 680 है तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा 136। 1 अनुपात बराबर कितना हुआ 136। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बी और सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे, कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो मतलब पूछ रहा है कि 2 अनुपात बराबर क्या होगा और 3 अनुपात बराबर क्या होगा। तो 2 अनुपात बराबर क्या होगा, जब 1 अनुपात बराबर 136 है तो 2 अनुपात बराबर क्या होगा 136 × 2। 3 अनुपात बराबर क्या होगा कि 3 अनुपात बराबर हो जाएगा 136 × 3, 136 × 3। तब आपको आगे सॉल्व कर देना है और ए और बी के पैसे निकल कर आ जाएंगे। कितने निकला है 172, 272 और ये हो गए 18, 1 9 10, 1 और 408 रुपए और 272 किसके निकल कर आए कि ए को मिलेंगे 272 और बी को कितने मिलेंगे 408। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितने आ जाएंगे 680 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो 680 रुपए आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न लिखो। पूरी लैंग्वेज के अंदर आपको लिखवा के बताता हूं कि प्रश्न एक्चुअल में एग्जाम के किस्सा बनेगा कि ₹440 को ए बी व सी में 2:3/6 के अनुपात में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करें तो डी को कितनी धनराशि मिलेगी, डी को कितनी धनराशि मिलेगी।
क्या प्रश्न लिखा कि 440 को ए बी और सी में 2:3:6 के अनुपात में विभक्त करे तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी। क्या आपको टोटल धन दे रखा है 440 रुपए, ए बी और सी का अनुपात अपन को कितना दे रखा है 2:3:6 और प्रश्न किसका पूछ रहा है कि बी को कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, देखिए अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात अपन को क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अपन को दे रखा है 2:3:6। अगर मैं पूछूं कि इनको टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इन अनुपातों को जोड़ दूंगा। कितना जोड़ा तो कितना आया 3, 2, 5 और 6 11 कि 11 अनुपात टोटल मिल रहे हैं। ये अनुपात के अंदर बात कर रहे हैं कि टोटल इनको कितने रुपए मिल रहे हैं कि 11 अनुपात मिल रहे हैं, कि टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं कि 11 अनुपात मिल रहे हैं। और प्रश्न के अंदर इनको कितने रुपए मिल रहे हैं, प्रश्न के अंदर इसको मिल रहे हैं 440 रुपए। कितने रुपए मिल रहे हैं 440 रुपए इनको प्रश्न के अंदर टोटल रुपए दिए गए हैं। और जो अपन ने निकाला कि इनको अनुपात के अंदर टोटल कितने मिल रहे हैं तो अनुपात के अंदर इनको मिल रहे हैं 11 अनुपात। कि जब 11 अनुपात बराबर 440 अपन को दे रखा है तो जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं, चाहे आपको बी का पूछे, चाहे ए का पूछे, चाहे सी का पूछे, किसी का भी पूछे। अब अपन को क्या करना है कि एक अनुपात की वैल्यू निकाल दो। एक अनुपात बराबर क्या होगा 440/11, 11 को 4 से तो 40 मेरा एक अनुपात बराबर। अब आपको किसका पूछे, चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, किसी का भी पूछे, उसका 40 के साथ में गुणा कर दो, जो परिणाम आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब किसका पूछ रहा है बी का, बी की वैल्यू कितनी 3 अनुपात, तो एक अनुपात बराबर कितना 40, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 3 अनुपात बराबर हो जाएगा 40 गुणा 3। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे 120 रुपए मिलेंगे। बी को कितने रुपए मिलेंगे 120 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछे कि ए को कितने मिलेंगे तो मैं 40 का किसके साथ में गुणा कर दूंगा 2 का, तो 40 का 2 के साथ में गुणा किया तो ए को कितने मिलेंगे 80 रुपए, बी को कितने मिल रहे हैं 120 रुपए और सी को कितने मिलेंगे 40 का 6 के साथ में गुणा करता हूं तो कितने मिलेंगे 240। अब अगर इन तीनों को जोड़ता हूं तो मेरे को कितना मिलना चाहिए 440 रुपए। कि तीनों को मैं मैंने बाहर दिया कितने रुपए 440, किस अनुपात में 2:3:6 के अंदर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। अगला प्रश्न लिखना, अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखिए, एक धनराशि ए व बी में 4:5 के अनुपात में विभक्त करें। यदि बी को 1250 रुपए मिलते हैं तो वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक धनराशि ए और बी के अंदर 4:5 के अनुपात में विभक्त की जाती है। यदि बी को 1250 रुपए मिलते हैं तो आपको बताना है कि वो धनराशि कितनी है, वो धनराशि कितनी है। वेरी सिंपल प्रश्न। देखिए कैसे सिंपल है कि ए और बी का अनुपात कितना, ए और बी का अनुपात अपन को दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 4:5 और अपन को किसके रुपए दे रखे हैं कि बी को 1250 रुपए मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं कि बी को 1250 मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि बी का हिस्सा कितना है 4:5, मतलब 5 अनुपात बराबर अपन को कितना दे रखा है कि 5 अनुपात अपन को दे रखा है, 5 अनुपात बराबर दे रखा है 1250। कितना दे रखा है 1250। अब पूछ क्या रहा है कि एक धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी। तो अनुपात के अंदर धनराशि कितनी, अगर दोनों की मिलाकर बात करूं तो अनुपात के अंदर दोनों की धनराशि मिलाकर कितनी हो जाएगी 4 और 5 यानी कि 9। 5 अनुपात अपन को दे रखा है, 5 अनुपात बराबर 1250, तो 9 अनुपात बराबर मैथ्स मान लेता हूं कि 9 अनुपात बराबर कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा इनका सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो 1250 के साथ में 9 का गुणा बट्टे में कितना आ जाएगा 5 और बराबर में क्या आ जाएगा x। और x क्या है, x वो धनराशि आ जाएगी, x क्या है वो धनराशि आ जाएगी। और 5 का 1225 के साथ में भाग दूंगा तो कितना आएगा 250। 250 का 9 के साथ में गुणा किया तो कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 2250 रुपए। तो ये 2250 क्या है, वह धनराशि है। वह धनराशि कौन सी, कि वह धनराशि कितनी है 2250 रुपए। कितनी है 2250 रुपए। अगर 2250 को 4:5 के अनुपात बांटता हूं तो 1250 को मिलेंगे बी को, और जो बाकी शेष रह गए 1000 रुपए वो किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा, आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या 7:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 30 घटा दे तो 12:15 के अनुपात में प्राप्त होती है, तो इनका योगफल कितना होगा। इनका योगफल कितना होगा। क्या प्रश्न लिखा मैंने कि संख्या 7:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 30 घटा दे तो 12:15 के अनुपात में प्राप्त होती है, तो इनका योगफल कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, अब वो संख्या कौन सी है कि संख्या 7:5 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। तो मैं इनको संख्या बनाऊं तो कैसे लिख सकता हूं कि 7x और 5x। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक में से 30 घटा दूं, कि मैं 30 इसमें से भी घटा रहा हूं और 30 इसमें से भी घटा रहा हूं। प्रत्येक का मतलब क्या होता है कि जो जितनी भी संख्या दी गई है, तो यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है, यहाँ पे 2 संख्या दी गई है। तो प्रत्येक में से कितने घटाना है, 30 आपको घटाने हैं, तो कितना प्राप्त होता है 12:15 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि इनका योगफल कितना है, उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो वो संख्या कौन सी है, 7x और 5x। ये क्या है, ये संख्या है। अब मैं यदि 7x में से 30 घटाता हूं अनुपात 5x में से भी 3 घटाता हूं, तो मेरे को कितना मिलता है 12:5 के अनुपात में मिलता है। कितना मिलता है, यदि 7x में से भी 30 घटाऊं 5x में से भी 30 घटाऊं तो मेरे को कितना अनुपात मिलता है 12:15 के अनुपात में मेरे को प्राप्त होता है। तो अब एक तरीके से देखो ये किसका फॉर्मेट बन गया, अनुपात के समानुपात। किसका फॉर्मेट बना, तो बराबर के अंदर मिल रहा है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू बराबर के अंदर बराबर है, समानुपात हो गई। तो अब समानुपात क्या कहता है कि मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। क्या कहता है कि मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो इनका मध्य पदों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो मैं गुणा करता हूं कि 7x - 30 का किसके साथ में गुणा, 15 के साथ में गुणा, बराबर में 5x - 30 के साथ में किसका गुणा, 12 के साथ में गुणा। अब 15 का 7x के साथ में गुणा किया तो कितना 105x - 450 बराबर में कितना हो जाएगा 60x - 360। अब क्या करूंगा, x वाली वैल्यू एक साइड में और नंबर वाली वैल्यू एक साइड में। तो 105 में से 60 गए तो कितने रहेंगे, तो 45x। कितने रहे 45x बराबर -360 प्लस के कितने 450। अब 450 में से 360 गए, 450 में से 360 गए तो वो कितने रहे, तो 45x बराबर 90। 45x बराबर कितना 45, ये कितनी बार 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर 2 मिला। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूं तो संख्या कितनी आती है, संख्या आती है 1 तो 14 और ये कितनी आती है 10।
कितनी आई 10। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनका योगफल कितना होगा, इन संख्याओं को जोड़ने पर कितना परिणाम मिलता है। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना मिला 24। कितना मिला 24 मिला जी। प्रश्न को जरा ध्यान से देखो कि संख्या 7:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 30 घटा देता हूं तो मेरे को क्या अनुपात प्राप्त होता है 12:15 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि इनका योगफल कितना होगा, इनका योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले जो अनुपात के अंदर दे रखा है मैंने उनको लिख दिया, किसमें संख्या के अंदर लिख दिया। तो संख्या के अंदर लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, x वैल्यू रखनी पड़ी, x वैल्यू रखनी पड़ी। तो ये कितनी होगी 7x और ये हो गई 5x, ये दोनों क्या हो गई एक संख्या हो गई। फिर अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि इन संख्या में से 30 घटाता हूं और इस संख्या में से भी 30 घटाता हूं तो मेरे को ये अनुपात प्राप्त होता है। तो मैंने क्या किया 7x में से 30 घटा दिया, 5x में से 30 घटा दिया, जो प्राप्त है उसको बराबर में रख दिया। जब मैंने देखा ये किस पे पहुंच गया, ये फॉर्मेट किसके अंदर पहुंच गया, तो समानुपात के अंदर पहुंच गया। किसके अंदर पहुंच गया, समानुपात के अंदर पहुंच गया। तो समानुपात क्या कहता है कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा क्या तो कितना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ जी। मध्य पदों का गुणा क्या तो कितना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 2। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 2। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूं। तो 7 गुणा 2 कितना, ये 5 गुणा 2 कितना, ये 14 और 10 को जोड़ा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, इनका योगफल निकालना है। तो इन दोनों का योग क्या तो कितना मिला 24। ये क्या है, इनका योगफल है, इन राशियों का योगफल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर रूप से। प्रॉपर रूप से अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न लिखो, एक दिल तोड़ने वाला प्रश्न आपके लिए है। सबसे आखिर में उसका प्रश्न, सबसे आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, वो सबसे लास्ट में देखेंगे। दिल टूटने वाला प्रश्न, दिल टूटता किस प्रकार है और दिल की क्या कीमत होती है, दिल के कितने टुकड़े हो रहे हैं, किस अनुपात के अंदर हो रहे हैं, वो प्रश्न आपके हैं सबसे आखिरी प्रश्न इस टॉपिक का। ठीक है, तो अगला प्रश्न लिखो, एक थैली में 1008 रुपए अगला प्रश्न देखिए कि एक थैली में 1008 की राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है, अनुपात में हो तो 50 के सिक्के कितने होंगे, आपको बताना है। क्या प्रश्न कह रहा है कि एक थैली में 1008 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5:9:25 के अनुपात में हो तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपको बताना है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सिक्के कौन कौन से हैं, एक 1 रुपए का, एक कौन सा 50 पैसे का और एक सिक्का कौन सा है 25 पैसे का। इन सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, सिक्कों का अनुपात अपन को दे रखा है कितना 5:9:25। कितना दे रखा है कि यदि सिक्कों की संख्या 5:9:25 है और धन अपन को दे रखा है 1008 है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपको पूछ रहा है।
यदि मैं मान लेता हूं कि वो सिक्कों की संख्या कितनी है, 5x, 9x और 25x, कितनी 25x। तो आप बताओ कि यदि 5-5 रुपए के, यदि 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे। यदि 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, तो 5 रुपए हो गए। यदि 50-50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे। यदि 50-50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 4 रुपए 50 पैसे, यानी कि 4.5x। और 25-25 पैसों के 25 सिक्के हैं, 25-25 पैसों के 25 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, तो कितने रुपए होंगे, तो रुपए हो गए 6.25 रुपए। अब आपके पास रुपए हैं 5x, 4.5x, 6.25x। अगर मैं इनको टोटल जोड़ता हूं तो टोटल रुपए आ जाएंगे आपके बैग में कितने हैं। तो टोटल मैंने इनको जोड़ा, 5 को 9 के अंदर जोड़ा तो 9.10, 9 इन आपस में जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15.75 रुपीज, 75 रुपीज। और इनके बराबर अपन को कितने रुपए दे रखे हैं, इनके बराबर अपन को दे रखे हैं 1008। ये तो क्या है, ये टोटल जो मैंने यहाँ पे निकाला कि 5:9:25x अनुपात के अंदर सिक्कों की संख्या दे रखी है, इनका मैंने रुपए के अंदर निकाला कि रुपए एक्चुअल में कितने हैं। तो 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हो गए, 50-50 के 9 सिक्के हैं तो 4.5 रुपए हो गए, और 25-25 के 25 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 6 रुपए और 25 पैसे। 6 रुपए और 25 पैसे, कितने सिक्के हो गए, कितने रुपए हो गए, 6 रुपए और 25 पैसे। अब मैं इनको जोड़ता हूं तो टोटल रुपए आ जाएंगे कि मेरे थैले में कितने रुपए हैं। तो टोटल मैंने जोड़ा तो कितना आया, 15.75। कितना आया, 15.75। और प्रश्न के अंदर अपन को कितने रुपए दे रखे हैं, 1008। कितने दे रखे हैं, 1008 रुपए। अब आपको पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, और ये कितने हैं। तब आपको क्या करना है कि 15.75x की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो अपन को धन मिल जाएगा कितना रुपए है। फिर अपन देख लेंगे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, समझ रहे हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि 15.75x बराबर 1008, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1008 15.75, दशमलव गया 100 से गुना। अब 25 से इसको गुना करेंगे, 6 7 25 से 4 बार। अब 63 को इससे गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से गुणा किया तो 7 बार, 9 से गुणा करेंगे 1, 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9, 1 18, 112। अब 7 का पार इसमें जाएगा क्या 112 के अंदर, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 4 42, 7 6 42, 16 को 4 के साथ में गुणा किया तो कितना आएगा, 64। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 64। कितनी निकली, 64 रुपए। यानी एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 64। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो 9 का 64 के साथ में गुणा करना है। एक्स बराबर कितना मिला, एक्स बराबर मेरे को मिलता है 64, तो 9 के साथ में गुणा करना है आपको, कितना मिलेगा 6, 54 और 3 57, यानी कि कितने सिक्के हैं, 576 सिक्के है आपके 50-50 पैसों के। कितने सिक्के हैं, 576 सिक्के हैं 50-50 पैसों के। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा, देखो देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। एक थैले में, देखिए मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। एक थैले में ₹1.50 ₹1.50 व 25 पैसे के कुल 378 सिक्के
इनका धन का अनुपात 13:11:7 हो तो कुल कितना धन होगा। क्या प्रश्न लिखा मैंने कि ₹1.50 व 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि इनका धन का अनुपात 13:11:7 हो तो कुल धन कितना होगा आपको बताना है। क्या बताना है कि इनका कुल कितना धन होगा आपको बताना है। प्रश्न क्या लिखा कि ₹1.50 व 25 पैसे, रुपए कौन कौन से, ₹1 का और कौन सा, 50 पैसे का और कौन सा, 25 पैसे का। ये क्या है, ₹1 का। अब कुल कितने सिक्के दिए, 378 सिक्के हैं। यदि इनका धन का अनुपात क्या है, धन का अनुपात अपन को दे रखा है 13:11:7 कि यदि 13 रुपए, ₹1 माफ कीजिए कि ₹1 वाले 13 रुपए है, मेरे पास 13 सिक्के हैं तभी 13 रुपए होंगे ₹1 के। तो सिक्के कितने, 13 सिक्के। अब 11 रुपए हो रहे हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो जब मेरे पास 22 सिक्के होंगे तभी 50 पैसे वाले 11 रुपए होंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि मेरे पास 7 रुपए हैं, 7 रुपए हो रहे हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 7 चौक 28। कितने हो जाएंगे, 28 सिक्के। ठीक है। अब धन इनका अनुपात दे रखा है 13:11:7 तो मैं धन मान लेता हूं 13x, 11x और 7x। तो सिक्के कितने आ गए, 13x, 22x और 28x। ये क्या है, ये है मेरे सिक्के। ये क्या आ गए, ये आ गए सिक्के। तो कुल कितने सिक्के आए, अब मैं इनको जोड़ दूंगा तो मेरे पास कुल सिक्के आ जाएंगे। तो मैं इनको जब जोड़ता हूं 28 के अंदर 22 जोड़ा तो कितना आया, 30, 30 के अंदर 13 जोड़ा तो कितना आया, 63। तो मतलब 63x। अब कुल सिक्के कितने हैं, 63x। प्रश्न के अंदर कुल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। कि कुल कितने सिक्के हैं, 378। 50 पैसे, देखो ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल मेरे पास 378 सिक्के हैं। तो यहाँ पे मेरे को कितने सिक्के मिले, यहाँ पे मेरे को मिले 63 सिक्के। और प्रश्न के अंदर कितने सिक्के दे रखे हैं, तो प्रश्न के अंदर दे रखे हैं 378 सिक्के। कितने दे रखे हैं, 378 सिक्के दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 63x बराबर 378 है। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 378/63। कितना हो जाएगा, 63, 378/63। अब क्या मैं इसके अंदर 9 का भाग ले सकता हूं क्या, जी बिल्कुल। 9 का भाग दिया तो 9 चौक 36, पिछड़ा 1 18, 9 दूनी 18। इसमें 9 का भाग दिया कितना है, 7, 7 के इसके अंदर भाग दिया तो कितना है, 6। और ये 6 क्या है, x की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो अब x की वैल्यू मेरे को सब जगह रख देनी है। x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या टोटल धन आ जाएगा। तो धन का अनुपात कितना है, 13:11:7। संख्या के अंदर बदला 11x और 7x। तो टोटल धन कितना हो जाएगा जब मैं इन आपस को जोड़ दूंगा, इनको आपस में जोड़ दूंगा। तो 13x यानी कि x की वैल्यू कितनी, 6। तो 13 का 6 के साथ में गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ₹1 वाले कितने रुपए होंगे। ठीक है। तो 13 को 6 के साथ में गुणा किया तो कितना आया, 75। 11 को 6 के साथ में गुणा किया तो कितना आया, 66। और 7 का 6 के साथ में गुणा किया तो कितना आया, 42। अब इनको आपस में जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को कुल कितना धन है वो मेरे को मिल जाएगा। कि कुल कितना धन है वो मेरे को मिल जाएगा। अब इनको जोड़ता हूं तो कितना मिला, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, 186 रुपए। कुल कितना धन था, 186 रुपए। देखिए प्रश्न को जरा गौर से समझना। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक थैले में ₹1.50 व 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। यदि इनका धन का अनुपात 13:11:7 हो तो आपको बताना है कि टोटल धन कितना है। तो धन का अनुपात अपन को कितना दिया, 13:11:7 दिया। अब मैं मान लेता हूं कि रुपए कितने हैं, 13x।
इनको मैं संख्या के अंदर बदल देता हूं, साधारण संख्या के अंदर बदला तो 13x, 11x और 7x कि जब 13 रुपए है मेरे पास रुपए रुपए वाले, तो सिक्के कितने होंगे कि 13 रुपए है रुपए रुपए वाले सिक्के, तो सिक्के कितने होंगे, तो 13 सिक्के होंगे। और जब मैं कहता हूं कि 11 रुपए है 50-50 पैसे वाले, 11 रुपए हो रहे लेकिन सिक्के कौन कौन से हैं, 50 पैसे वाले, तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, अगर 11 रुपए होंगे तो यदि 22 सिक्के होंगे तो 11 रुपए हो जाएंगे, कौन से सिक्के, 50 पैसे वाले। अब आगे कह रहा है कि 7 रुपए हो रहे हैं लेकिन सिक्के कौन से हैं, 25 पैसे हैं, 25 पैसे वाले हैं, तो सिक्के कितने हो जाएंगे, तो सिक्के हो जाएंगे मेरे 28। कितने सिक्के हो जाएंगे, 28 सिक्के हो जाएंगे। तब टोटल सिक्के मेरे पास आ गए, ये टोटल सिक्के कौन से आ गए, 13x, 22x और 28x। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टोटल सिक्के कितने, 63x। टोटल सिक्के कितने है, 63x। और मेरे को प्रश्न के अंदर दे रखा है कितने सिक्के, 378। 378 प्रश्न के अंदर दे रखा है, और जो मैंने निकाला 63x, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 378। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6x की वैल्यू आई। फिर मैंने तीनों को रुपए को जोड़ दिया तो मेरे पास क्या आ गया, कुल धन आ गया। जब मैं रुपए को, टोटल रुपए कि रुपए वाले 50 पैसे वाले 25 पैसे वाले कितने रुपए हैं, इनको मैंने जब जोड़ दिया तो मेरे को क्या मिल गया, कुल धन मिल गया। क्या मिल गया, कुल धन मिल गया मेरे को। अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब आया दिल तोड़ने वाला प्रश्न, अब आया दिल तोड़ने वाला प्रश्न। देखिए कौन सा दिल तोड़ रहा है, प्रश्न भी दिल तोड़ते हैं क्या, देखिए प्रश्न लिखना। अब प्रश्न देखते हैं दिल तोड़ने वाला। प्रश्न लिखो, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा। एक दिल की कीमत, लो भाइयों, एक दिल की कीमत आ गई। एक दिल की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है यदि, ठीक है, दिल इस प्रकार टूटता है, दिल इस प्रकार टूटता है कि उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं, कि उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। उसके कितने टुकड़े हो गए भाई, 4 टुकड़े हो जाते हैं। एक दिल की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल इस प्रकार टूटता है कि उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं, यदि इन टुकड़ों का अनुपात, यदि इन टुकड़ों के भार का अनुपात, यदि ऐसे लिखो, यदि दिल के टुकड़ों के भार का अनुपात यदि दिल के टुकड़ों के भार का अनुपात 1:2:3:4 हो तो टुकड़े होने पर, तो ऐसे लिखो, तो दिल के टुकड़े होने पर, दिल के टुकड़े होने पर 7,000 रुपए की 7,000 रुपए की हानि होती है। तो आपको बतानी है, तो बताओ दिल की मूल कीमत क्या है, दिल की मूल कीमत
क्या है? क्या प्रश्न लिखा? प्रश्न देखो, दिल तोड़ने वाला प्रश्न है। प्रश्न देखना कि एक दिल की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल इस प्रकार टूटता है कि उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। दिल के कितने टुकड़े हो गए? कि 4 टुकड़े हो जाते हैं। यदि दिल के टुकड़ों के भार का अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3:4 हो, तो दिल के टुकड़े होने पर 7,000 रुपए की हानि होती है। कि दिल के टुकड़े हो गए, 7,000 की हानि हुई। तो आपको बताना है कि दिल की कीमत क्या है। तो आपको क्या बताना है? तो बताओ दिल की मूल कीमत क्या है। क्या प्रश्न कह रहा है कि एक दिल है और उसका भार, एक दिल की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल इस प्रकार टूटता है कि उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। यदि दिल के टुकड़ों के भार का अनुपात 1:2:3:4 हो, तो 1:2:3 हो, तो दिल के टुकड़े होने पर 7,000 रुपए की हानि होती है। 7,000 रुपए की क्या होती है? 7,000 रुपए की हानि होती है। तो बताओ कि दिल की मूल कीमत क्या है। आपको क्या बताना है कि दिल की मूल कीमत क्या है। यह है आज का दिल तोड़ने वाला प्रश्न। आइए देखते हैं कि टूटे दिल का आंसर कैसे निकालेंगे, कि टूटे दिल का आंसर किस प्रकार निकालेंगे। देखिए कि दिल की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि दिल की कीमत किसके अनुक्रमानुपाती है? भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? इसकी कीमत मानो कि इसका भार मानो? इसकी कीमत मानो कि इसकी भार मानो? कि दिल का भार ज्यादा भारी होता है कि इसकी कीमत ज्यादा भारी होती है? तो बताओ कि इसकी कीमत इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि दिल का भार अपन मान लेते हैं 1 ग्राम। कितना मान लिया? 1 ग्राम अपन मान लेते हैं दिल का भार है, मात्र 1 ग्राम। इसकी कीमत तो नहीं पता, लेकिन इसकी अपन भार मान सकते हैं कि इसका 1 ग्राम क्या है? इसका भार है 1 ग्राम। अब क्या हो रहा है कि दिल के टुकड़े, कितने टुकड़े? 4 टुकड़े हो गए। दिल के कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए। और 4 टुकड़ों का भार का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3:4। कितने टुकड़े? 4 टुकड़े। उनके भार का अनुपात कितना दे रखा है? उनका भार का अनुपात दे रखा है 1, 2 और 3 और 4। तो इनका वास्तविक रूप से भार कितना, अगर अनुपात के अंदर जोड़ो तो वास्तविक रूप से भार कितना हो जाएगा? इनका वास्तविक रूप से भार हो जाएगा 10 ग्राम। चलो, आपको यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं है, आप मत मानो कि इनकी 10 ग्राम मैं मानू या नहीं मानू, मत मानो, आपको यहाँ से भी जवाब मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 ग्राम मानकर निकालू तो उसका जवाब भी देखेंगे, उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो तरीका भी देखेंगे। पहले आप ये देख लो कि 1:2:3:1:2:3:4 ये किसका है? टुकड़ों का, दिल के टुकड़ों का भार, दिल के टुकड़ों का भार का अनुपात, दिल के टुकड़ों का भार का क्या है? अनुपात क्या है? 1:2:3:4। यदि दिल के टुकड़े इस प्रकार हुए, किस प्रकार? 1:2:3:4 के अंदर बट गए, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि दिल का भार कितना हो जाएगा। तो दिल का भार कितना हो जाएगा? इन टुकड़ों को मैं जोड़ दूंगा तो दिल का भार हो जाएगा। कि जब मैं दिल के जितने भी टुकड़े हुए, अगर उन सारे टुकड़ों को मैं जोड़ दूं तो टोटल दिल का कितना भार है वो निकल कर आ जाएगा। तो जब मैंने इनके टुकड़ों को जोड़ा तो भार कितना निकला? 10 निकला। अब क्या कह रहा है कि उसकी कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? इसकी अगर वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो मतलब इसका भार कितना? दिल का भार कितना है? 10। इसका वर्ग मतलब 10 का वर्ग कितना? 100 रुपए। तो ये क्या हुई?
आपकी मूल कीमत हो गई। कितनी होगी मूल कीमत? मूल कीमत कितनी निकली? 100। कैसे? कि जब उसके दिल के टुकड़े का अनुपात अपन को दे रखा है 1:2:3:4, जब उसके दिल के टुकड़ों का अनुपात अपन को दे रखा है 1:2:3:4, तो जब मैं टुकड़ों को जोड़ूंगा तो टोटल मेरे को क्या मिल जाएगा? दिल के भार मिल जाएगा। दिल का भार कितना मिला? 10। दिल का भार कितना मिला? 10 मिला। अब कह रहा है कि उसकी कीमत कैसे निकालेंगे? कि उसके भार की वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो उसका भार कितना? 10। 10 का वर्ग कितना? 100। ये 100 क्या निकली? इसकी कीमत निकली। इसकी कीमत निकली। ठीक है। अब अगर मैं टुकड़े वाइज कीमत निकालूं कि एक टुकड़ा हुआ, 2 टुकड़ा हुआ, 3 टुकड़ा हुआ, 4था टुकड़ा हुआ, तो इनकी कीमत कैसे निकालूंगा? तो इनका भी मैं क्या कर लूंगा? वर्ग कर लूंगा। तो जब मैंने पहले टुकड़े की कीमत निकाली तो पहले टुकड़े की कीमत कितनी आई? 1, क्योंकि 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। जब दूसरे टुकड़े की मैंने कीमत निकाली तो कितनी निकली? 2 का वर्ग 2, यानी कि 4 रुपए। फिर मैंने तीसरे टुकड़े की कीमत निकाली तो तीसरे टुकड़े का भार कितना? 3, तो 3 का वर्ग मैंने निकाला कितना? 9। फिर चौथे टुकड़े का भार कितना? 4, तो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है क्या कीमत? तो 4 का वर्ग किया तो कितना निकला? 16। कितना निकला? 16। जब मैंने इनको जोड़ा तो टोटल कीमत आ गई टूटे दिल की। टूटे दिल की टोटल कीमत आ गई कितनी? टूटे दिल की कुल कीमत आई मेरे को, इनको मैंने जोड़ने पर कितनी मिली? मेरे को मिल रही है 30। कितनी मिल रही है? 30। कैसे? 16 को 9 के जोड़ा 25, 25 और 5 30, तो टूटे दिल की कीमत कितनी? 23 रुपए। जुड़े? माफ कीजिए, प्रश्न थोड़ा फ्रेम से बाहर चला गया, कोई ना, मैं आपको वापस दोबारा समझा देता हूं। देखो प्रश्न मैंने क्या लिखा। अभी तक अपन ने समझा कि दिल के टुकड़ों का भार का अनुपात अपन को क्या दे रखा है? 1:2:3:4:5। मैं थोड़ा कर देता हूं इन चीजों को, आपको दोबारा समझा देता हूं ये मैंने कैसे और क्या क्या। देखो क्या दे रखा है, इसको देखते हैं। तो अपन को किसका अनुपात दे रखा है? जो दिल के टुकड़े हुए उनके भार का अनुपात अपन को दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? 1:2:3:4, यानी कि ये जो 4 टुकड़े हुए उनका अनुपात अपन को दे रखा है। एक बार वापिस लिख देता हूं, दिल के थोड़ा ऊपर लिख देता ताकि सॉल्यूशन आराम से हो जाए। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि जो दिल की कीमत है वो किसके समानुपाती है? भार के वर्ग के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? दिल की जो कीमत है वो दिल के भार के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो आगे प्रश्न में दे रखा है कि दिल के टुकड़े हो गए कितने? 4 टुकड़ों का अपन को अनुपात दे रखा है कि दिल के टुकड़ों के भार का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3:4। कितना दे रखा है? एक किसके 4 टुकड़े हो गए? दिल के 4 टुकड़े हो गए, और उनके भार का अनुपात अपन को दे रखा है 1:2:3:4। अब इनके 4 टुकड़ों का भार का अनुपात अपने सामने है, तो क्या मैं इन दिल के टुकड़ों को जोड़ के एक टूटे दिल का भार में निकाल सकता हूं क्या? अगर दिल के 4 टुकड़े हो गए, अगर इन टुकड़ों को जोड़ दूं तो एक दिल का भार आ जाएगा। जब इन दिल के टुकड़ों को मैं जोड़ता हूं तो भार कुल कितना आया? तो भार कुल आया इनका 10। कितना है? 4 3 7 2 9 और 1 10। ये 10 क्या है? इस पूरे दिल का भार है। पूरे दिल का कितना भार है? 10। ठीक है, तो अब इनकी कीमत निकालें तो कैसे निकालेंगे? इस कीमत निकालने के लिए शुरुआती प्रश्न में क्या कह रहा है कि कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कीमत क्या है? भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती है। कि जब इनका भार 10 है तो इसकी कीमत कितनी होगी? तो 10 के वर्ग के बराबर। 10 का वर्ग कितना? 100। तो ये 100 क्या है? इस दिल की कीमत है। इस दिल की कीमत है जो मूल कीमत है दिल की, वो कितनी है? 10,000। अब क्या कह रहा है कि वो दिल इस अनुपात में टूट गया। किस अनुपात में टूट गया? इस अनुपात में टूट गया। तो अब मैं टूटे दिल की कीमत निकालूं, अगर मैं टूटे दिल की कीमत निकालूं तो कितनी निकलेगी? अब कीमत निकालने का तरीका कैसा? वो सेम, कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती।
दिल, चाहे दिल के टुकड़े हो चाहे मूल दिल हो, लेकिन उसकी कीमत निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? भार के वर्ग के समानुपाती कह दो या अनुक्रमानुपाती कह दो। तो समानुपाती, अगर इसका इस टुकड़ा पर्टिकुलर एक टुकड़े की बात करूं कि इस टुकड़े का भार कितना, एक, तो इसकी कीमत कितनी होगी? इसके वर्ग के बराबर। तो एक का वर्ग कितना होता है? एक का वर्ग होता है 1, और दूसरा टुकड़ा है 2, दूसरा टुकड़ा है 2 ग्राम का मान लो, तो इसका कीमत कितनी होगी? इसके वर्ग के बराबर, यानी कि 2 का वर्ग मैं निकालूं तो इसकी कीमत कितनी निकलेगी? तो इसकी कीमत निकलेगी 4। और यदि तीसरे टुकड़े यानी कि जिसका भार है 3 ग्राम, इसका अगर कीमत निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? इसके वर्ग के बराबर, यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और इसी प्रकार 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब ये बताओ कि टूटे दिल की टोटल कीमत निकाली होगी तो कैसे निकालूंगा? कि मैं चारों टुकड़ों की टोटल मैं निकालूं, कि चारों टुकड़ों की अगर मैं कीमत जोड़ दूं तो टूटे दिल की कीमत आ जाएगी कि पहले टुकड़े की कीमत कितनी? 2, दूसरे टुकड़े की कीमत कितनी? 4, तीसरे की कितनी? 9, और चौथे टुकड़े की कीमत कितनी? 16। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? टूटे दिल की कीमत आ जाएगी। तो टूटे दिल की कीमत कितनी है? 16, 9, 25 और 5 30, यानी कि टूटे दिल की कीमत कितनी है? 30। और मूल दिल की कीमत कितनी है? 100 रुपए। यानी कि आपका दिल जब तक किसी के पास नहीं था उस समय आपकी कीमत, आपके दिल की कीमत कितनी थी? 100। जब आपने किसी को दिल दे दिया, फिर इस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, और कितने टुकड़े हुए? 4 टुकड़े हुए। जब आपके दिल के 4 टुकड़े हो गए तो अब आपके दिल की कीमत क्या रह गई? अब आपके दिल की कीमत रह गई 30। पहले कितनी थी? 100, अब कितनी रह गई? 30। तो कमी कितने की आई? कमी आई जी 70 की। कितने की कमी आई? कमी आई 70 की। कितनी कमी आई? 70 की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? 70 की कमी आ गई। 70 की कमी कैसे आई? कि जब आपका दिल आपकी आबी के पास था तब तो थी 100 रुपए, ठीक है। जब आपने किसी को दिल दे दिया और उसके बाद आपका दिल टूट गया तो अब दिल की कीमत कितनी हो गई? 30 हो गई। तो ऑल ओवर आपके दिल में कमी कितनी आई? कि पहले से अब तक कमी कितनी आई? तो 70 की कमी आई। और इस तो कमी कितने की आई? 70 की कमी। एक प्रकार से देखा जाए तो 70 की अपन को क्या हो रही है? हानि हो रही है। 70 की क्या हो रही है? अपन को हानि हो रही है कि भाई पहले मेरे दिल के 100 रुपए थे, अब मेरे दिल के 30 रुपए है, तो मेरे को 70 रुपए की दिल में हानि हो रही है। तो यहाँ पे हानि कितने की? 70 की। और प्रश्न के अंदर अपन को हानि कितनी दे रखी है? तो 70 की हानि अपन को प्रश्न के अंदर दे रखी है, यानी कि 70 बराबर अपन को दे रखा है 7000। कितनी दे रखी है? कि 70 बराबर आपको दे रखा है 7000। तब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल की मूल कीमत क्या है? तब आपको बताना है कि जब आपके पास कोई नहीं था, जब आप सिंगल थे, उस समय आपके दिल की कीमत क्या थी वो आपको बतानी है। क्योंकि जो आपका मूल दिल तो वही है ना, जब आप सिंगल थे तो उस दिल की कीमत कितनी है वो आपको बतानी है। तो जब मेरा दिल टूटा, मेरे को 70 की हानि हुई, उसकी वैल्यू मेरे पास 7000 है। जब मेरा दिल टूटा, मेरे को 70 की हानि हुई, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? 7000 की। अब आपसे पूछा है कि जब आपका दिल एकदम सही सलामत था, जब आपका दिल एकदम सही सलामत था तो उस समय आपकी कीमत कितनी थी? तो उस समय कीमत मैं मान लेता हूं x। कितनी मान लेता हूं? कि मैं मान लेता हूं x। तो 7 का ये कितना गुणा है? 100 है। 70 को 100 से गुणा करता हूं 7000 आता है। उसी प्रकार मैं 100 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10000। और ये 10000 आपका क्या है? ये आपके दिल की कीमत है जब आपका दिल आपके पास था, जब आपका दिल आप ही के पास था। यानी कि ये दिल की क्या है? ये दिल की मूल कीमत है। ये दिल की क्या है? ये दिल की मूल कीमत है। उम्मीद करता हूं कि टूटे दिल का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अनुपात समानुपात वाले सारे टाइप अपन ने देख लिए, भाषा आधारित प्रश्न देख लिए। अपन ने इससे पहले भी और टाइप देखे थे, जैसे कि अपन ने देखा अनुपातों को सरल बनाना, फिर उसके बाद अपन देखा दो अनुपातों को मिलाना, फिर अपन देखा कि अनुपात बराबर से अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, फिर इसके बाद अपन ने सीखा कि समानुपात क्या होता है, फिर इसके बाद अपन आए थे भाषा आधारित प्रश्नों पर। भाषा आधारित प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं अनुपात समानुपात के अंदर। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। एसएससी जीडी का अगला टॉपिक क्या है वो पढ़ेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।